सैकड़ों लोगों के हजारों करोड़ रुपए डुबाकर फरार इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अंबर दलाल को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 14 मार्च से फरार अंबर दलाल को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो होटल बदल बदल कर छिप रहा था। ईओडब्ल्यू डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने बताया कि आरोपी को मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने उसे 2 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में लिया है। आगे की तहकीकात जारी है। अंबर दलाल के पास लोग 15 साल से भी ज्यादा समय से निवेश करते आ रहे थे। महीने के 2% ब्याज पर लोगों ने कम से कम 5 लाख से 10 करोड़ रुपए तक निवेश किया है। अब सैकड़ों निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए फंस गए हैं। अंबर दलाल के ठगी के शिकारों में अभिनेता अनु कपूर समेत कई कलाकार भी हैं। कौन है ये अंबर दलाल? अंबर दलाल है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और रिड्स कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी का मालिक। पॉन्जी स्कीम मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। 14 मार्च से चल रहा था फरार। इन्वेस्टमेंट के नाम कई लोगों का पैसा डुबोया। सबसे पहले जूहू के फैशन डिजाइनर ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। 54 करोड़ के मामले में दर्ज कराई थी ये शिकायत। धारा 420, 406 और 409 के तहत ये मामले दर्ज हुए। अंबर दलाल के बेटे से कई बार पूछताछ हुई। अनु कपूर समेत कई मशहूर हस्तियों को भी इसने ठगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हर्ष रूंगटा, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। हर्ष रूंगटा जी, धन्यवाद आपका। अंबर दलाल जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जिसने सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए डुबोए हैं, उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आपकी क्या एडवाइस रहेगी, आपका क्या मशवरा होगा लोगों को, किस तरह से वो सावधानी बरत सकते हैं? आखिर इन लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें पता कैसे चले कि क्या स्कीम सही है, क्या फ्रॉड है? तो फिर इसमें दो बातें हैं निर्मल जी। एक तो ये है कि अ, क्या आप कर सकते हैं, और जो उसके बारे में सोचते हैं वो शायद ऐसी टाइप की स्कीम में कभी भी न नहीं फंसेंगे। तो सबसे ज्यादा फंसने का कारण होता है क्लाइंट की अपना लालच। और अपने लालच से कोई भी कानून, कोई भी रेगुलेटर आपको नहीं बचा सकता। मतलब अगर वो कहावत है कि कोई चीज इतनी अच्छी लग रही है कि वो अविश्वसनीय है, तो वो एक्चुअली अविश्वसनीय है। उसको मान लेना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम है। अगर हम अंबर दलाल की ही बात करें, तो जो पेपर में आया उसके बेसिस पे मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वो 18 से 21% अपन 1.5 से 1.25% पर मंथ का रिटर्न प्रॉमिस कर रहे थे। तो ऐसा टाइप का रिटर्न आपको रिस्क फ्री ब्याज कौन देगा, कैसे देगा, कहाँ से देगा, ये सोचना मेरे ख्याल से लोगों के लिए लाजमी है। और जब आप ऐसे हाई रिटर्न्स की तरफ अगर आप जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ना कुछ रिस्क बहुत है। ये लेजिटिमेट भी होता तो भी इसमें बहुत रिस्क है। ये तो खैर जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से पॉन्जी स्कीम थी। नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को ब्याज दिया जा रहा था। तो ये इसमें अगर वो कोई बिजनेस भी कर रहे होते तो वो बहुत रिस्की बिजनेस होता, और उसी वजह से वो इतना इतना ब्याज जो है लोगों को दे पाता। इन दिस केस तो कंप्लीटली पॉन्जी स्कीम था। तो लालच के आगे मेरे ख्याल से कोई सावधानी आपकी काम नहीं आएगी। लालच जी। एकदम जिसे कहते हैं कि समझदार आदमी को भी नासमझ बना देता। तो ये आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि लालच के आगे कोई कानून नहीं चल पाता। जी। सेकंड, कैसे पहचाने, जो सेकंड सवाल आपने किया कि कैसे पहचाने, तो अगर इन्वेस्टमेंट का मामला है तो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनको कोई ना कोई तरीके से सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अब सेबी के कोई भी सिस्टम से अगर आप डील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बात वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो उसका सेबी के वेबसाइट से पता चल जाएगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं।
अगर वो स्टॉक ब्रोकर है, वो सेबी के स्टॉक ब्रोकिंग, सेबी के और या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से पता चल जाएगा कि वो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है कि नहीं। इसी तरीके से कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो वो कोई ना कोई रेगुलेटर के अंडर में आएगा, और वहां देख के उससे डील करना। खास करके अगर वो आपको गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो देखने में ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो आपका माथा ठनकना चाहिए। और उसको जी। चेक करना फिर बहुत इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर लालच आपके माथे को ठनकना ही बंद करवा देता है, तो फिर उसको चेकिंग करना, वो चेकिंग करने के लिए जाएंगे ही नहीं। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि सावधानी बरतनी चाहिए, इस पे अपने ऊपर लालच को हावी नहीं होने देना चाहिए और देखना चाहिए कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं कि नहीं इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट। पर आपने ये भी कहा कि अगर कोई भी ऐसी स्कीम है जो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय और बहुत अच्छी लग रही है तो उसमें कुछ ज़रूर गड़बड़ होगा। और आपने एक पॉन्जी स्कीम की बात की कि एक पॉन्जी स्कीम थी, तो बहुत सारे लोग अब पूछते हैं कि क्या होती है पॉन्जी स्कीम, है क्या ये पॉन्जी स्कीम? पॉन्जी स्कीम है ये, अमेरिकन एक थे एल्बर्ट पॉन्जी। ये उन्होंने शुरू किया था। वो शायद कोई पोस्टल ऑर्डर्स का के लिए पैसे लेते थे, और वो पोस्टल ऑर्डर देंगे, ऐसा उनका कोई स्कीम था। मुझे एकदम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। बट पॉन्जी स्कीम का सबसे बड़ा जो उसका पहचान ये है कि जो पुराने डिपॉजिटर्स हैं उनको आप नए डिपॉजिटर्स के पैसों से पुराने डिपॉजिटर्स का पैसा चुका दो। ओके। तो जी जब जी। तक नए डिपॉजिटर्स आते रहते हैं, हाँ नहीं। जी जी। तो नए डिपॉजिटर्स के पैसे से पुराने वालों का पैसा चुकाइए, नए नए डिपॉजिटर्स जुड़ते रहें। अब ये यहाँ पर ये भी एक पॉन्जी स्कीम थी, ठगे गए लोग। तो जो लोग ठगे गए, सैकड़ों लोग हैं, उनके करोड़ों डूबे हैं। क्या उन लोगों के लिए किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद हो सकती है कि उनका पैसा तो डूबा पर क्या कुछ उन्हें कहीं से पैसा उनका बच भी सकता है? क्या उम्मीद इन लोगों के लिए है आगे? कुछ ना कुछ तो डूबेंगे ही, और डूबने भी चाहिए। मतलब मेरा मेरा अपना ये मानना है कि अ लेसन इज नॉट नेवर वेल टॉट टिल इट इज अ हार्ड लेसन। अगर आप लालच के पीछे जा रहे हैं तो आपका पैसा कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इतने, जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं, पुलिसिंग सिस्टम्स हैं, वो इतने पुअर हैं कि कई बार पैसा रहते हुए भी वापिस इन्वेस्टर्स को मिलने में बरसों बल्कि दशकों लग जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम्स का फेल्योर है। चूंकि अमेरिका में जैसे जो अभी इन दिनों में जो मेजर पॉन्जी स्कीम पकड़ी थी, उसके पैसे लिटरली, जितने पैसे मिले सारे तो सारे नहीं मिले। 100 रुपए के पीछे मेरे ख्याल से उनको 60 या 65 रुपए मिले, लेकिन वो 2 साल के अंदर उनको वापस मिल गए। हमारे यहाँ कई स्कीम्स हैं जिनमें आके ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं या वेरियस कोर्ट्स में पैसे आके पड़े हुए हैं, वो वापस इन्वेस्टर्स को जाने में बरसों लग जाते हैं और दशक लग जाते हैं। तो उन सिस्टम्स को सुधारना जरूरी है। और कुछ डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर केस में कि ये पैसे कहाँ गए। अगर वो पैसे मतलब कितने दिनों से ये चल रहा था और वो जी पैसे कहाँ गए। नॉर्मली वो क्या होता है कि वो पैसों से वो कोई बहुत ही रिस्की ट्रेड करते हैं या रियल एस्टेट में लगा देते हैं, या मोर डिफिकल्टीज वो बाहर भेज देते हैं, इंडिया के जी हवाला के रूट से वो बाहर जी। भेज देते हैं। तब वो पैसा मिलना यूजर्स को यहाँ पे इंडिया में डिफिकल्ट हो जाता जी। है। हाँ। और मिल भी जाए तो जैसे मैंने कहा, हमारे जुडिशियल और पुलिस सिस्टम्स ऐसे हैं कि अनफॉर्चुनेटली वापिस इन्वेस्टर्स के हाथ में पहुंचते जी। पहुंचते वो बरसों बीत जाते हैं। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जैसा आपने जानकारी दी कि यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि पैसे वापस आए, हमारे जुडिशियल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में सुधार की भी ज़रूरत है। तो बचना चाहिए, संभलना चाहिए।